नमस्कार दोस्तों। आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे बंगाल को। बंगाल में डायरकी स्टैब्लिश होती है। रॉबर्ट क्लाइव डायरकी को स्टैब्लिश करता है और ये 1772 तक चलती है। यानी कि ट्रीटीज़ ऑफ इलाहाबाद के बाद बंगाल की एडमिनिस्ट्रेशन को इस तरीके से गवर्न किया जाता है, जो ब्रिटिश कंपनी के फ़ेवर में हो, उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो। कुछ लोग कहते हैं कि रूल ऑफ टू को डायरकी कहते हैं। बिल्कुल सही बात है। डाई मतलब होता है टू, आर्की मतलब होता है रूल। तो 2 इंस्टीट्यूशन या लोगों के शासन को डायरकी कहा जाता है। अब इस कॉन्टेक्स्ट में ध्यान रखना कि बंगाल जब मुगल एम्पायर का प्रोविंस हुआ करता था, प्रांत हुआ करता था, तब वहाँ पर 2 ऑफिसर्स हुआ करते थे सुप्रीम पोज़ीशन पर। एक होता था सूबादार, दूसरा होता था दीवान। जो सूबादार होता था वो लॉ एंड ऑर्डर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता था और जो दीवान होता था वो रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता था। लेकिन इसको हम डायरकी ना बोलते हुए डिवीजन ऑफ पावर बोलेंगे। ये दोनों ऑफिसर्स एक दूसरे को चेक एंड बैलेंस करते हुए प्रोविंस को गवर्न किया करते थे। लेकिन रियल सेंस में जो डायरकी स्टैब्लिश की है बंगाल में, वो ब्रिटिश राज में रॉबर्ट क्लाइव ने स्टैब्लिश की है। और यहाँ यहाँ पर डायरकी का मतलब है कि वहाँ पर 2 टाइप की पावर्स हैं। एक है रियल पावर और दूसरी है नॉमिनल पावर। रियल मतलब जो वास्तव में पावर है, नॉमिनल मतलब जो सिर्फ़ नाम के लिए पावर है लेकिन वो है नहीं। तो जो रियल पावर है यानी कि कंपनी, उसके पास पावर तो है, लेकिन उसकी कोई ज़िम्मेदारी नहीं है। यानी कि अगर बंगाल में कोई मैटर होता है, कोई इश्यू आता है, कोई चिंता होती है या कुछ परेशानी होती है, तो कंपनी उसके लिए ज़िम्मेदार नहीं है। लेकिन जो नवाब है, जो सिर्फ़ नाम का नवाब है, उसकी ज़िम्मेदारी है क्योंकि वो तो ऑफ़िशियली नवाब है और बंगाल की ज़िम्मेदारी उसी के पास है। लेकिन अपनी ज़िम्मेदारी को एग्ज़ीक्यूट करने के लिए, ज़मीन पे उतारने के लिए उसके पास कोई पावर नहीं है। तो इस सिस्टम को, जहाँ पर जिसके पास पावर है उसके ऊपर ज़िम्मेदारी नहीं है और जिसके पास ज़िम्मेदारी है उसके पास पावर नहीं है, इसको हम बोलते हैं डायरकी। ऐसा होता था कि जब कंपनी के एजेंट्स, जिनको हम गुमाश्तास भी कहते हैं उस टाइम के, तो जो गुमाश्तास होते थे, जब वो एक्सप्लॉइट करते थे कॉमन पीपल को, तो जब कॉमन पीपल एक्सप्लॉइट होकर सरकार से यानी कि नवाब के ऑफिसर से कंप्लेंट करने के लिए जाते थे, तो वो ऑफिसर जब एक्शन लेते थे इन गुमाश्तास के खिलाफ, तो वो बेचारे पिट के आते थे क्योंकि उनके पास यानी कि नवाब के ऑफिसर्स के पास पावर तो थी नहीं और रियल पावर गुमाश्तास के मालिक यानी कंपनी के पास में होती थी। तो ध्यान रखना कि गवर्न करने की पावर नहीं है नवाब के पास, लेकिन उसके पास अथॉरिटी है और कंपनी के पास पावर है, लेकिन उसके पास कोई अथॉरिटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो इसने जो मिसरूल डेवलप किया था बंगाल में, वो बहुत खतरनाक था। अब इसमें हम बात करें कि डायरकी इन बंगाल को ग्राउंड पर कैसे उतारा गया। तो ऐसे उतारा गया कि जो नज़्म-उद-दौला था, उसने निज़ामत फंक्शंस को कंपनी को अनऑफिशियली दे दिया और इन फंक्शंस को उसने किसको दे दिया? मोहम्मद रेज़ा खान को। कंपनी ने नज़्म-उद-दौला को इसी शर्त पर नवाब बनाया था कि वो फौजदारी फंक्शंस यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस या फिर लॉ एंड ऑर्डर के फंक्शंस कंपनी को दे दे अनऑफिशियली। और चूँकि कंपनी के पास दीवानी फंक्शंस तो थे ही, दीवानी पावर्स तो थे ही, तो कंपनी ने बिहार में राजा शिताब रॉय को दीवानी पावर दे दी थी। कंपनी की तरफ से शिताब राय वहाँ से रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे और बंगाल में रेवेन्यू जो पावर थी, वो मोहम्मद रेज़ा खान को दे दी थी और मोहम्मद रेज़ा खान बंगाल से रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन को गवर्न करेंगे और साथ में इन्हीं रेज़ा खान को कंपनी ने निज़ामत फंक्शंस यानी कि फौजदारी फंक्शंस भी दे दिए थे। तो ज़मीन पर इस तरीके से उतारा गया था डायरकी को। अब इस डायरकी के कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर लेंगे कि इसके इफ़ेक्ट्स क्या रहे। ध्यान रखना, सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो आया था वो था एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रेकडाउन। क्यों? क्योंकि अब लॉ एंड ऑर्डर या जस्टिस को इम्प्लीमेंट करने के लिए, वहाँ अप्लाई करने के लिए कोई था ही नहीं। उसकी वजह से करप्शन बढ़ा। जो डाकू होते थे वो फ्रीली घूमा करते थे, किसी भी की लाइफ, किसी की भी प्रॉपर्टी सेफ नहीं रही। और जो गुमाश्ताज ऑफ कंपनी हुआ करते थे, उन्होंने आर्टिजन्स यानी कि क्राफ्ट्समैन को डिस्ट्रॉय कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि कोई क्राफ्ट्समैन अपने सामान को 10 रुपए यूनिट के हिसाब से बेचना चाहता है, लेकिन गुमाश्तास उसे ज़बरदस्ती वही सामान 7 रुपए में, 6 रुपए में खरीद लाते थे। और जब ये आर्टिज़न शिकायत करते थे नवाब के ऑफिसर्स को, और तो नवाब के ऑफिसर जब एक्शन लिया करते थे, तो गुमाश्तास उल्टे नवाब के ऑफिसर्स को पीट दिया करते थे। इससे आर्टिज़न्स का जो एक्सप्लॉयटेशन का वो नहीं रोका जा सका, इससे आर्टिज़न्स बर्बाद हो गए। वही जो आर्टिज़न
प्रॉफिट, थोड़ा-सा प्रॉफिट कमाने के लिए अगर अपनी ₹8 की चीज़ को 10 में बेचना चाहे, उसको ये मजबूर करते थे कि तुम अनरिम्यूनरेटिव कॉस्ट पर 7 पर 6 पर बेचो। और अब ये आर्टिज़न जो थे, वो अपने अंगूठे काट लिया करते थे कि हम सामान बनाने लायक ही नहीं हैं। वरना क्या करते थे ये एजेंट्स, ये उनको मारते थे, उनकी बीवी-बच्चों को किडनैप कर लिया करते थे, उनकी प्रॉपर्टी माँग ली लगा लिया करते थे, अगर वो इन एजेंट्स की बात नहीं मानेंगे तो। तो ये बहुत ही बुरा समय था बंगाल के इतिहास का, जहाँ पर इन्होंने आर्टिज़न्स को मजबूर किया कि तुम लॉस पर सामान को बनाओ। तो ये बेचारे मर गए, बर्बाद हो गए थे। और इसी कॉन्टेक्स्ट में एक जॉर्ज कॉर्नवेल नाम से ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। इन्होंने 1858 में एक स्टेटमेंट दिया था हाउस ऑफ कॉमन्स में कि ऑन द फेस ऑफ अर्थ, यानी कि धरती पर सबसे ज़्यादा करप्ट कहीं सरकार अगर देखें, तो वो हमें यही डायर की नज़र आती है, जो बंगाल में रॉबर्ट क्लाइव ने इम्प्लीमेंट की थी। मोस्ट करप्ट गवर्नमेंट, ध्यान रखिएगा। बंगाल को इन्होंने बर्बाद करके रखा। अगर हम बात करें कि इसका इम्पैक्ट एग्रीकल्चर पर क्या रहा, तो ध्यान रखना, ये जो डायरेक्टरी थी इस टाइम पर कंपनी यानी कि क्लाइव को ये लगता था कि बंगाल में आप कितना भी रेवेन्यू वहाँ के किसानों से ले सकते हैं। तो इसी रेवेन्यू को मैक्सिमाइज़ करने के लिए, एग्रीकल्चर से जो लैंड रेवेन्यू मिलता है, इसको मैक्सिमाइज़ करने के लिए इन्होंने फार्मिंग आउट सिस्टम यानी कि इजारेदारी सिस्टम को इम्प्लीमेंट किया। हर साल हर साल रेवेन्यू कलेक्ट करने का जो अधिकार होता था, उसे बेच दिया जाता था। इस वजह से जो हाईएस्ट बिडर होता था, वो रेवेन्यू कलेक्ट करने का अधिकार खरीदता था और वो किसानों से ज़बरदस्ती और बहुत बुरी तरीके से रेवेन्यू कलेक्ट किया करता था, जिसकी वजह से किसानों के पास कोई सेविंग नहीं बचती थी। माहौल इतना खराब हुआ कि 1770 तक आते-आते ज़रा-सा थोड़ा मौसम खराब हुआ, पानी कम गिरा और वहाँ पर भयानक अकाल पड़ा और वहाँ लाखों लोग मारे गए। इस फ़ेमिन के बाद भी कलेक्शन जारी रहा। है ना? एक्सटॉर्शन से कलेक्शन जारी रहा, लोग भूखे मरने लगे, लोग एक-दूसरे को खाने लगे, हालत ये थी। और इन कंडीशंस में भी कंपनी ट्रेडिंग करती रही, प्रॉफ़िट कमाती रही सामान बेच-बेच के। ध्यान रखना, 1770 का जो सन्यासी रिवोल्ट है, वो इसी कॉन्टेक्स्ट में हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, सन्यासी रिवोल्ट। सन्यासी रिवोल्ट जो है सीधा-सीधा डायरकी का आउटकम था। अगर हम बात करें डिसरप्शन ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स की, तो ध्यान रखना कि जब कंपनी का कंट्रोल स्टैब्लिश हो गया बंगाल में, तो इन्होंने मिसयूज ऑफ दस्तक को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया और अब वो इंडियन मर्चेंट्स को अंडरसेल करने लगे। जैसे कि इंडियन मर्चेंट्स जो थे, वो बेचारे आउट ऑफ मार्केट हो गए और वो भीख न मांगने लगे थे। अब देखो, समझो कि अगर कंपनी के मर्चेंट्स हों और उन्हें जो है बंगाल में टैक्स देना ही ना हो, उन्हें टैक्स ज़ीरो देना पड़ता हो, तो उनके लिए अगर कोई चीज़ है वो ₹10 की आती है, तो वो उसको ₹7 में या ₹6 में बेच सकते हैं। लेकिन जो इंडियन मर्चेंट है, वो जब तक उसको 10 में या 10.5 में ना बेचे, तब तक उसको प्रॉफ़िट नहीं हो सकता, क्योंकि वो बेचारा तो टैक्स भी दे रहा है, टोल भी दे रहा है। तो जो इंडियन मर्चेंट है, वो टैक्स देने के बाद प्रॉफ़िट होने के लिए 10 से साढ़े ₹10 में बेचना चाहेगा किसी चीज़ को, वहीं पर कंपनी के जो मर्चेंट्स हैं, वो उसको ₹7 ₹6 में बेचकर भी प्रॉफ़िट कमाने की स्थिति में होंगे, बिकॉज़ दे आर नॉट पेइंग एनी टैक्स। तो इन लोगों के सामने जो इंडियन मर्चेंट है, वो टिकेगा ही नहीं और इंडियन मर्चेंट्स बर्बाद हो जाएँगे, खत्म हो जाएँगे और बेचारे भीख माँगने तक की नौबत पे आ जाएँगे। फिर अगर हम इंडस्ट्रियल स्किल्स की बात करें, तो ध्यान रखना कि बंगाल की जो वीविंग इंडस्ट्री थी, वो बहुत ज़्यादा शानदार थी अंग्रेज़ों के आने के पहले या फिर डायरकी के पहले। लेकिन इन लोगों ने पॉलिटिकल पावर का इस्तेमाल किया, लोगों को धमकाया और उनसे कहा कि हम सिल्क को एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। सिल्क का जो फैब्रिक है, उसको हम लंदन नहीं भेजेंगे। क्यों? क्योंकि लंदन में या इंग्लैंड में वो चाहते थे कि ब्रिटेन की जो सिल्क इंडस्ट्री है, उसको प्रोटेक्शन मिले। ध्यान रखना, ये ब्रिटेन की जो सिल्क इंडस्ट्री है, उसको प्रोटेक्ट करना चाहते थे। इसीलिए इंडिया से होने वाले सिल्क फैब्रिक के एक्सपोर्ट को इन्होंने डिस्करेज किया ऑन द ऑर्डर्स ऑफ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स इन 1769। तो इंडिया जो सिल्क को एक्सपोर्ट करता था ब्रिटेन में, वो खत्म कर दिया। उल्टा इंडिया से जो सिल्क का जो एक्सपोर्ट था, वो बढ़ा दिया। सिल्क फैब्रिक का जो एक्सपोर्ट था, वो गिरा दिया। इससे जो इंडिया में आर्टिजन थे, है ना, जो इंडस्ट्री थी, जो सिल्क फैब्रिक के मैन्युफैक्चरर थे, वो बर्बाद हो गए। तो इस तरीके से इन्होंने इंडिया को बर्बाद किया।
नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग देखते हैं कि जो मोरल डिग्रेडेशन ऑफ सोसाइटी है बंगाल का, वो भी बहुत खतरनाक था। फॉर एग्जाम्पल, अगर बंगाल में किसान मेहनत ज़्यादा करता है तो उसको ज़्यादा पेमेंट करना पड़ेगा। गवर्नमेंट ऑफिसर जो हैं वो बेयर मिनिमम काम कर रहे थे, यानी कि जो जितना ज़्यादा काम करेगा वो ज़्यादा एक्सप्लॉइट होगा, यानी कि ज़्यादा मेहनत का रिवॉर्ड उसको मिलना नहीं है। तो जब ज़्यादा मेहनत का रिवॉर्ड उसको मिलना नहीं है तो इंसेंटिव ऑफ वर्क खत्म हो जाएगा। इससे सोसाइटी जो है वो स्टैटिक हो जाएगी, सोसाइटी करप्ट हो जाएगी। यानी कि लोग अब मेहनत नहीं करना चाहते, वो मेहनत से जी चुराते हैं क्योंकि उनको मालूम है कि ज़्यादा मेहनत मतलब ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन। इसी कंटेक्स्ट में जो ब्रिटिश कंपनी है उसको भी लॉसेस हुए। फॉर एग्जांपल, अगर आप बंगाल की इकोनॉमी को बर्बाद कर देंगे तो बंगाल की इकोनॉमी से आने वाला जो पैसा है वो आपको भी नहीं मिलेगा। कंपनी के जो मर्चेंट हुआ करते थे वो भी इमोरल ट्रेड प्रैक्टिसेस में चले गए, है ना? जैसे मान लो कि कंपनी है, उसके जो ऑफिसर्स हैं, इनका बेसिक काम क्या होता है? इनका बेसिक काम होता है कंपनी के ट्रेड को प्रमोट करना। अब इन लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया, ये भी करप्ट हो गए। इनको पैसा ही पैसा दिखने लगा। ये जब करप्ट हो गए तो इन्होंने अपना प्राइवेट ट्रेड करना शुरू कर दिया। इन्होंने प्राइवेट ट्रेड शुरू कर दिया और जो कंपनी का ट्रेड था, इसको इग्नोर कर दिया, इसको सैक्रिफाइस कर दिया, ये करना बंद कर दिया। इस वजह से 1770 अर्ली 1770s तक आते-आते अर्ली 1770s आते-आते कंपनी बैंकरप्सी में चली गई और कंपनी ने लोन के लिए अप्लाई किया ब्रिटिश गवर्नमेंट को कि अगर आप हमें लोन देंगे नहीं तो ही हम चल पाएँगे, अन्यथा हमें कंपनी बंद करनी पड़ेगी। तो इस कॉन्टेक्स्ट में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इनको लोन दिया था और लोन देने के बाद इनके अफेयर्स को रेगुलेट करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 पास किया था। तो इस बात का ध्यान रखेंगे हम कि कंपनी को भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ था। हालाँकि जो लोग थे, रॉबर्ट क्लाइव जैसे लोग थे, उनको फ़ायदा तो हुआ था पर्सनल लेवल पर। ठीक है। एक छोटा-सा पॉइंट और देखेंगे हम लोग, बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर को कंपेयर कर लेते हैं। ध्यान रखना, बट कभी-कभी बोल दिया जाता है कि बक्सर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, प्लासी उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, या कुछ लोग बोलते हैं कि प्लासी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बक्सर उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। ध्यान रख ध्यान रखना, दोनों ही बैटल्स का अपना-अपना अलग कंट्रीब्यूशन है ब्रिटिश राइज़ इन इंडिया में। हम दोनों बैटल्स के पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स देख लेंगे, फिर लास्ट में कंक्लूड कर देंगे। ध्यान रखना, बैटल ऑफ प्लासी की वजह से ब्रिटिश कंपनी का जो होल्ड है बंगाल में, वो एस्टैब्लिश हुआ था और इसी प्लासी के बैटल को जीत कर कंपनी इस लायक हुई थी कि वो अपनी अदर वॉर्स और अपने ट्रेड्स को फाइनेंस कर सके, है ना? जैसे कर्नाटिक वॉर चल रहे थे। कर्नाटिक वॉर जो थर्ड कर्नाटिक वॉर था, वो ये इसीलिए जीत पाए क्योंकि ये प्लासी जीत चुके थे। इसी तरीके से ये बक्सर भी तभी जीत पाए जब ये प्लासी जीत चुके थे। अगर अगर प्लासी में नहीं जीतते, तो ना तो थर्ड कर्नाटिक वॉर में जीतते और ना ही ये बक्सर में जीत पाते। तो हम कह सकते हैं कि बंगाल को जिताया था प्लासी ने और बंगाल के रिसोर्सेज़ की दम पर प्लासी से जो फ़ायदा इनको मिला, उस फ़ायदे की मदद से इन्होंने कर्नाटक थर्ड और बक्सर में जीत पाई थी, है ना? ये दिमाग में रखिएगा, तो प्लासी की इम्पोर्टेंस काफ़ी रहेगी, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। नेक्स्ट हम बात करें कि इसके नेगेटिव्स क्या हैं, तो ध्यान रखना कि ये बैटल तो थी ही नहीं, ये कॉन्स्पिरेसी थी। आपको याद होना चाहिए कि रॉबर्ट क्लाइव ने मीर जाफ़र के साथ में कॉन्स्पिरेसी की थी नवाब सिराजुद्दौला के खिलाफ और मीर जाफ़र ने सिराज को मरवा दिया था और खुद नवाब बन गया था। इसीलिए मीर कासिम जैसे लोगों को ये लगता था कि कंपनी जो है गलती से जीत गई है, कॉन्स्पिरेसी से जीत गई है, तो उसको चैलेंज किया जा सकता है और बंगाल में नवाब की पावर फिर से एस्टैब्लिश की जा सकती है, जो उसने करने की कोशिश की और इसी वजह से बक्सर की नौबत आई। अगर प्लासी में ही ये ठीक से जीते होते तो बक्सर नहीं होता। दूसरा, प्लासी में इनको जो-जो फ़ायदे हुए थे, वो सारे फ़ायदे ख़त्म हो जाते अगर ये आगे आने वाली किसी भी बैटल में हार जाते। तो ध्यान रखना, प्लासी की अपनी कुछ लिमिटेशंस हैं। एक, ये बैटल नहीं थी, कॉन्स्पिरेसी थी। दूसरा, मीर कासिम के हौसले इसीलिए बुलंद थे बक्सर में जाने के लिए क्योंकि उसको मालूम था कि प्लासी में कंपनी गलती से जीती है, वो जीती नहीं थी, इवन मीर जाफ़र जीता था, कंपनी तो बस पीछे खड़ी हुई थी। और दूसरा, प्लासी के सारे गेम्स खत्म हो जाते अगर प्लासी के बाद किसी और बैटल में कंपनी बुरी तरीके से हार जाती तो। अब हम बात कर लेंगे बैटल ऑफ बक्सर की। बैटल ऑफ बक्सर में क्या हुआ? देखो, बक्सर में ब्रिटिश कंपनी मिलिट्री सुपीरियॉरिटी की वजह से जीती है। यानी कि उसने अपने से लगभग
8 गुना 7 गुना बड़ी आर्मी को हराया है। किस दम पे हराया है? कि यूरोपियंस की आर्मी स्ट्रांग होती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ बक्सर ने बंगाल में ही नहीं, इंडिया में भी कंपनी की सुप्रीम पोजीशन को एस्टैब्लिश कर दिया है। अब इसे कोई क्वेश्चन नहीं करेगा। नोबडी वुड क्वेश्चन सुप्रीम पोजीशन ऑफ कंपनी इन बंगाल। नोबडी वुड क्वेश्चन, है ना, कोई सवाल खड़ा नहीं करेगा कि कंपनी बंगाल में कर क्या रही है। वो पीट के आई है, वो बंगाल के एक्स नवाब को पीट के आई है, वो शाह आलम को पीट के आई है, वो शुजाउद्दौला को पीट के आई है। तो ध्यान रखना कि कंपनी ने बक्सर में जो किया था, उसने कंपनी को अनचैलेंजिंग पावर स्टैब्लिश कर दिया था। इसके अलावा बक्सर से जो इनको फायदे हुए थे, वो भी बहुत शानदार थे, वो भी बहुत ज्यादा थे प्लासी से। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर इनको लेजिटिमेसी मिल जाती है ना? ये एक लेजिटिमेट पॉलिटिकल पावर बन जाते हैं, क्योंकि ट्रीटीज ऑफ इलाहाबाद, है ना, आपको याद होना चाहिए, जो ट्रीटीज ऑफ इलाहाबाद हो रही हैं, उन ट्रीटीज के बेसिस पर इनको एक पॉलिटिकल पावर एक्सेप्ट कर लिया जाता है। इनको बंगाल में दीवानी राइट्स मिल जाते हैं, जिससे इस रीजन की ट्रेजरी तक इनकी पहुंच आ जाती है। मुगल एम्परर इनकी कंट्रोल में आ जाता है। अब वो चाहें जहां पर उसके हस्ताक्षर उनकी साइन करवा कर अपनी किसी भी बात को मनवा सकते हैं, है ना, मनवा सकते हैं, लेजिटिमेसी इनको मिल जाएगी। फिर लास्टली जो अवध था, शुजाउद्दौला के साथ जो ट्रीटी ऑफ अवध हुई थी, उसमें भी अवध इनका एक बफर स्टेट और अलाई बन गया था। तो कहने का मतलब ये है कि बक्सर ज़्यादा इंपॉर्टेंट नज़र तो आती है, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा फायदे हुए थे और उसने इनकी मिलिट्री स्ट्रेंथ को स्टैब्लिश कर दिया था। अब इनको कोई चैलेंज करने के लिए नहीं आएगा। लेकिन फिर भी ध्यान रखना, प्लासी का अपना अलग कॉन्ट्रीब्यूशन है। प्लासी ने क्या किया? प्लासी ने पॉसिबल किया था, है ना, बिना प्लासी के बक्सर नहीं हो सकता, क्योंकि प्लासी ने वो बेस तैयार किया जिस बेस पर खड़े होकर आपने बक्सर में सफलता पाई है। तो दोनों बैटल्स का अपना सिग्निफिकेंस है। 1757 के हालात अलग थे, 1764 के हालात अलग थे। तो 57 के कंटेक्स्ट में प्लासी इंपॉर्टेंट है, और 57 के कंटेक्स्ट में प्लासी इंपॉर्टेंट है, और 64 के कंटेक्स्ट में बक्सर इंपॉर्टेंट है ना? तो ये बंगाल का चैप्टर अपना ऑलमोस्ट खत्म होगा, और हम लास्ट में एक पॉइंट छोटा सा देख लेंगे, क्या, कि बंगाल के कौन कौन से नवाब थे। ये ध्यान रखना कि मीर जाफर के मरने के बाद नज्म-उद-दौला जो उनका लड़का था, उसे गद्दी पर बिठाया गया था, और इसी शर्त पर बिठाया गया था कि वो अपनी निजामत फंक्शंस को कंपनी को सरेंडर कर देंगे। उनको 50 लाख की पेंशन दी गई थी, और जो निजामत फंक्शन से ली गई थी, वो मोहम्मद रेजा खान को डिप्टी नवाब बनाकर ट्रांसफर कर दी गई थी। नज्म-उद-दौला के बाद में सैफुद्दौला गद्दी पर बैठे थे। वो 66 से लेकर 70 तक गद्दी पर बैठे बैठे रहे थे, और उनकी पेंशन को कम करके 50 लाख से कम करके 12 लाख कम कर दी थी। उसके बाद मुबारक-उद-दौला गद्दी पर बैठे थे। 70 से लेकर 70-75 के बीच में इनको लास्ट नवाब ऑफ बंगाल कहा जाता है। इनकी पेंशन फर्दर कम की गई, उसे 10 लाख कर दिया गया, और फिर फाइनली वॉरेन हेस्टिंग्स ने 70-75 में डिक्लेयर किया कि अब बंगाल में नवाब की पोस्ट को खत्म किया जाता है। तो इस तरीके से जो बंगाल का चैप्टर है, वो हम खत्म कर रहे हैं। अगर बंगाल में कोई और पॉइंट आपको समझना हो, तो आप मैसेज में या कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। बंगाल को जीत लिया गया है और बंगाल खत्म हो गया है। थैंक यू।